आज हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या होती है रेफ्रिजरेशन की। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या होता है रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में। तो जो रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग lower temperature compared to surrounding. रेफ्रिजरेशन हम क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर कोई मेरा सिस्टम है, ये मान लें हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है और हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हमारे सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, दोनों सेम है। मगर अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो हमारी रेफ्रिजरेशन कराएगा, क्योंकि हम जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर देंगे, ये रेफ्रिजरेशन कराता है। तो सिस्टम को टेम्परेचर को कम करने के लिए हमको हीट को रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम से। हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी, तब ये सिस्टम का जो टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। मगर क्या होगा, अगर एक महीने हम सिस्टम से हीट को रिमूव कर दिए तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 25 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 35 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग हीट क्या करेगा, इंटर करेगा सिस्टम के अंदर। तो फिर से हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो 35 से कहाँ रीच कर जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, अगर अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को किसी प्रोसेस में ऑपरेट करें, यानी कि एक दफ़े क्या किए हैं हीट को रिमूव कर दिया तो हमारा सिस्टम जो है 35 से 25 का है। तो रेफ्रिजरेशन हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर दिए। मगर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस से सराउंडिंग सिस्टम में हमारा जो सिस्टम होगा फिर से अपने ओरिजिनल टेम्परेचर को रीच कर जाएगा, फिर से 35 का आएगा। हीट जो होगा लीकेज होगा सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। तो अगर हमको कॉन्टिन्यूसली लो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली हीट रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम से। जब हम कॉन्टिन्यूसली हीट रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से, तभी हमारा सिस्टम लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है फिर से ओरिजिनल टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा अगर एक से रिमूव करेंगे हीट को। तो इसीलिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है हमारा, जो वो हमेशा साइकिल में ऑपरेट होती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है हमारा वो साइकिल में ऑपरेट होता है, क्योंकि अगर प्रोसेस में ऑपरेट करेंगे तो एक जैसे हीट को रिमूव कर दिए कोई प्रोसेस यूज करके, आइसोथर्मल एडियाबैटिक है, पॉलीट्रॉपिक है, तो उसमें क्या होगा, सिस्टम फिर से अपने टेम्परेचर को रीच कर जाएगा। मगर अगर साइक्लिंग डिवाइस होगी तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली हीट रिमूव करते रहेंगे, जितना इंटर करेगा लीकेज होगा सराउंडिंग हीट का सिस्टम के अंदर, उतने ही सेम अमाउंट में हीट अगर रिजेक्ट करते रहे सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली, तो हमारा जो सिस्टम है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो इसलिए हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो एक साइकिल में ऑपरेट होता है, ना कि प्रोसेस में। तो इसलिए साइकिल डिवाइस होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा। तो इसीलिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे BCR साइकिल, बाइपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल।
वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल ईआर साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, और इसी को बोला था एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेल गवर्नमेंट साइकिल। तो इसीलिए हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो एक साइकिल ऑपरेट होता है ना प्रोसेस में। अब हम लोग देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है। रेफ्रिजरेशन की देख ली हम, अब देखेंगे एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो एयर कंडीशनिंग क्या करते हैं हम लोग, एयर को ठंडा करते हैं। जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो एयर की कंडीशनिंग करते हैं, यानी कि एयर को कूल करते हैं। तो एयर की कंडीशनिंग करने के लिए जो वर्किंग फ्लूइड है हमारे एयर है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। तो साइंस के जिस ब्रांच के अंदर हम एयर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्री क्या करेगा, साइकोमेट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर और एयर। तो साइकोमेट्री वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं, जिसको स्टडी करते हैं एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि एयर को ठंडा करना है हमको, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले स्टडी करना जरूरी है। तो अब देखेंगे एयर कंडीशनिंग क्या होता है। तो एयर कंडीशनिंग जो होता है साइमल्टेनियसली 4 पैरामीटर को कंट्रोल करता है। 4 पैरामीटर हमारे हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड एयर मोशन। तो अगर हम ये 4 पैरामीटर को रेगुलेट कर रहे हैं, साइमल्टेनियस एयर कंडीशनिंग इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ 4 पैरामीटर। साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ 4 पैरामीटर। तो एयर कंडीशनिंग में हम 4 पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड एयर मोशन। और रेफ्रिजरेशन में क्या था, रेफ्रिजरेशन में केवल हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे थे, लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे सराउंडिंग के कंपेरिजन में। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। मगर एयर कंडीशनिंग में हम टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी, प्योरिटी ऑफ एयर को भी, एयर मोशन को। टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, समर में क्या होता है, इन समर कंडीशन हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है मान लो 30-40 डिग्री सेल्सियस का, और विंटर में क्या होगा 90 डिग्री सेल्सियस का। तो जो ह्यूमन बॉडी होगा वो मतलब ना हाई टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करती है, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करती है। इसलिए हमको जरूरत पड़ती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। अब दूसरा आता है ह्यूमिडिटी। पहला टेम्परेचर हो गया और दूसरा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब ये होता है मॉइस्चर कंटेंट इन दैट। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर वेपर मतलब है। वाटर वेपर जो कंटेंट होता है मॉइस्चर। तो अलग अलग लोकेशन पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वेरी करता है। समर कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर ज़्यादा होगा। तो जब एयर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा समर कंडीशन में, लड़ी वाटर वेपर ज़्यादा होगा, तो जब हम रनिंग करेंगे तो जो स्वेटिंग होगी हमारे बॉडी से, तो बॉडी से जो स्वेट रिलीज होगा वो हमारा जो मॉइस्चर एयर है जो उसके एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, विंटर में हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर कम होता है। तो जब मॉइस्चर में एयर कंटेंट ज़्यादा होगा, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर, तो क्या होगा, सॉरी विंटर में हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो होगा एयर में वो कम होता है। तो जहाँ जहाँ से उसको मॉइस्चर मिलेगा बॉडी के अंदर, वहाँ से जो हमारा एयर होगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हमारी स्किन होती है विंटर में ड्राई फील करते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा होता है समर में, इसलिए जो हम स्टिकी स्टिकी फील करते हैं। अब दूसरा आता है प्योरिटी अफेयर। तीसरा प्योरिटी अफेयर। प्योरिटी अफेयर का मतलब ये हो गया ऑक्सीजन के लेवल को, ऑक्सीजन के लेवल या कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने रूम में हम फ्रेश ऑक्सीजन को ना सप्लाई करें, तो हम क्या होगा, हम जो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अगर फ्रेश ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे रूम के अंदर, तो क्या होगा, हम CO2 रिलीज करेंगे और CO2 ही ठंडा होकर हमको मिलेगा, तो CO2 को ही अब्जॉर्ब करेंगे इनहेल करेंगे, रेडिएट इनहेल करेंगे, तो CO2 का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं रूम के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्योरिटी अफेयर, कि ऑक्सीजन के लेवल को कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं एयर कंडीशनिंग। ये चौथा चीज आता है एयर मोशन। एयर मोशन को हम बोल सकते हैं एयर की वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बॉडी के ऊपर एयर जो है हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी एयर हमारे बॉडी के ऊपर, तो हम जो होगा ह्यूमन बॉडी जो होगी वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। मान लो काफ़ी धीरे धीरे, काफ़ी स्पीड कम है एयर वेलोसिटी को, धीरे धीरे स्ट्राइक कर रहे हैं, तभी ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। तो इसलिए जरूरत पड़ती है एयर की वेलोसिटी को या एयर मोशन को भी कंट्रोल करना। तो अगर हम इन 4 पैरामीटर को कंट्रोल कर रहे हैं, सब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी अफेयर एंड एयर मोशन साइमल्टेनियसली, तो ऐसे डिवाइस को बोला जाएगा एयर कंडीशनर। और साइकिल और रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में हम केवल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए, ये रेफ्रिजरेशन। अब दूसरा चीज आता है कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में डिफरेंस क्या होता है। कूलिंग में भी हम ठंडा करते हैं, तो कूलिंग जो है किसी भी टेम्परेचर की जा सकती है। कूलिंग कैन बी डन at any temperature। कूलिंग जरूरी नहीं है कि हम रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर करें, किसी भी टेम्परेचर पर कूलिंग की जा सकती है। तो ये रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में डिफरेंस होता है, और एयर कंडीशनिंग में हम 4 पैरामीटर को एक साथ कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किस टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करेगी, किस टेम्परेचर में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके लिए एक सोसाइटी बनी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फॉर इंजीनियर्स। तो ये सोसाइटी ने क्या किया, एक चार्ट डेवलप किया थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट करके, एक चार्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट, कि ह्यूमन बॉडी किस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करेगी, स्टैंडर्ड अलग चीज है। तो देखा गया इस कंफर्ट चार्ट में जिसको हमें एचएड ने डेवलप किया था थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट करके, तो देखा एक चार्ट बना दिया, वाई एक्सिस के लिए WBT को वेट बल्ब टेम्परेचर को, और एक्सिस के लिए DBT को ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। इस तरह कुछ ग्राफ आता है, इस तरह चार्ट आता है।
ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है या इफेक्टिव टेम्परेचर लाइन है, और ये कंफर्ट जोन 20 डिग्री सेल्सियस से 21.6 डिग्री सेल्सियस, ये कंफर्ट जोन है। यानी कि ये देखा गया एक्सपेरिमेंट करके समर एयर कंडीशन में जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 21.6 डिग्री सेल्सियस पे इफेक्टिव टेम्परेचर होता है वहाँ, वो कंफर्टेबल फील करेगी। और दूसरा आता है 25 डिग्री सेल्सियस ड्राई टेम्परेचर होना चाहिए समर में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% to 60% होना चाहिए। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेंज है। और एयर मोशन यानी कि एयर की जो वेलोसिटी वो 0.4 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होगी, अगर समर कंडीशन में ऐसे चार्ट जो फाइंड किया कि 21.6 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव टेम्परेचर होना चाहिए, डीवीटी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% के अराउंड होना चाहिए, और एयर वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो इस पैरामीटर पे हमारी जो बॉडी होगी वो कंफर्ट फील करेगी, और ये जोन आएगा इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। समर की बात हो रही है। इसी तरह जब विंटर की हम लोग देखेंगे तो विंटर में देखते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव टेम्परेचर होना चाहिए, और डीवीटी 38 के अराउंड होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% के अराउंड होती है, और एयर की वेलोसिटी जो है वो 0.15 से 0.2 मीटर पर सेकंड होती है, तो कंफर्टेबल फील करेगी। और ये इफेक्टिव टेम्परेचर रेंज है ईटी का। तो ये चीज़ हो गई एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं रेफ्रिजरेशन को। तो एयर कंडीशनिंग जो कंफर्ट चार्ट है वो डेवलप कैश है, और ये वाई एक्सिस लेते हैं डब्ल्यूटी को वेट टेम्परेचर को, और डीटी लेते हैं एक्स एक्सिस ड्राई टेम्परेचर। आगे थिंक क्या होता है डीटी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। तो रेफ्रिजरेशन देख लिए, तो रेफ्रिजरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू समर। तो जो यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन को, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इसको बोला था, यूनिट किया था टीआर से। तो जो यूनिट होगी रेफ्रिजरेशन की, वो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है, वो टीआर से यूनिट किया था इसको। अब देखेंगे हम टीआर होता क्या है, वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये होता है द अमाउंट ऑफ हीट which is to be removed from the storage space ये हमारी डेफिनेशन होती है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लें कि वाटर हमारे पास है, 1 टन वाटर है, 1 टन वाटर है,
हमारे पास, यानी कि 1 टन मतलब 1000 kg। और इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। और जो वाटर रखा है किस प्रेशर पे है वाटर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 180 प्रेशर। तो अगर इसको आइस में अगर कन्वर्ट करना है हमको 1 टन वाटर को, जो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करना हमको आइस में यानी सॉलिड स्टेट में, तो हमको रिमूव करने पड़ेगा हीट को। तो हम क्या करें? हीट को रिमूव करें। जब हीट को रिमूव करेंगे तो जो 1 टन आइस, 1 टन लिक्विड था वाटर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, 1 टन के आइस में। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कौन सी स्टेट में जाएगा? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड टू सॉलिड। तो हीट रिमूव करना पड़ेगा। और जो हीट रिमूव कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कैरी आउट 24 आवर। ये जो प्रोसेस है हीट रिमूवल का, वो चल रहा है 24 आवर। तो ये डेफिनेशन होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, कि अगर हम जो हीट रिमूव करते हैं 1 टन ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है 24 आवर में, उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 TR। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कितने आवर के लिए तक? 24 आवर। यानी कि हम जो बात करेंगे यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट की बात करेंगे, ना कि हीट की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम दिया रहा है, तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आइस है उसका भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हीट ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द हीट एसोसिएटेड ड्यूरिंग फेज चेंज इन रिलेटेड, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में था और आइस जो सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड टू सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जो टेम्परेचर दोनों का सेम है, जो हीट रिलीज होगी वो कौन सा हीट रिलीज होगी? लेटेंट रिलीज होगी। लेटेंट का फार्मूला होता है एम, मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट या मास ऑफ द वाटर, और एल लेटेंट हीट ऑफ वाटर इन्फ्यूजन। तो मगर यहाँ हम हीट ट्रांसफर रेट की बात करें 24 आवर तक ये एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम टाइम से डिवाइड करेंगे, हीट ट्रांसफर रेट निकल जाएगा Q डॉट। तो अगर हम Q डॉट निकालें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितना मास था वाटर का। मास जो वाटर का था 1 टन था, 1 टन का मतलब है 1000 kg। और जो लेटेंट हीट वाटर की, लेटेंट हीट वाटर का फ्यूजन कितना होता है? 334 किलोजूल पर केजी, 334 किलोजूल पर केजी। तो लेटेंट हीट का फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि अगर हम वाटर है, मान लो यहाँ वाटर है, लेकिन एक मतलब ये अगर वाटर है तो कितना है? 1 kg वाटर है। तो अगर 1 kg वाटर से 334 किलोजूल हीट रिमूव कर रहे हैं पर केजी, तो जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये मतलब होगा लेटेंट हीट का, कि 1 kg वाटर से या 1 kg रखा हुआ फ्लूइड 100 लीटर से 334 किलोजूल हीट रिमूव कर रहे, तो वाटर जो है हमारा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा आइस में 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर रेट की, हीट ट्रांसफर रेट का Q डॉट। तो Q डॉट आया है लेटेंट हीट ऑफ वाटर अपॉन टाइम। तो मास ऑफ वाटर कितना था? जो मास था वाटर कितना था? 1 टन मतलब 1000 kg। तो 1000 kg मास होगा। और लेटेंट हीट वाटर है तो कितना था फ्यूजन में? 334 था। यूनिट क्या थी? किलोजूल पर केजी अपॉन जो टाइम है, डिफरेंट टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 24 आवर।
तो और दो अगर कन्वर्ट करें तो सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 36 में, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा जो 1 दिया है ये 1 दिया कैलकुलेशन का एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 1 दिया ये डॉट जो आता है कैलकुलेशन में 334 आता है। कैलकुलेट करने को आता है 3.87। यूनिट क्या है देखो, केजी से केजी कैंसिल हो गया, बचा केएच किलो पर सेकंड। तो किलो जूल पर सेकंड है और किलोवाट जो होगी इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि 1 TR की जो वैल्यू आएगी वो आती है 3.87 किलोवाट। यानी कि जो 1 TR 3.87 किलोवाट है, मगर हम लोग ये वैल्यू यूज नहीं करते हैं, हम लोग 3.87 किलोवाट नहीं लेते हैं कैलकुलेशन। देखा होगा तो 1 TR जो होता है वो 3.5 किलोवाट किलोजूल पर सेकंड या 210 किलोजूल पर मिनट होता है, 3.87 नहीं। तो क्या होता है तो क्या होता है, 2 टन होते हैं। दो टाइप का टन होते हैं, एक अमेरिकन टन होता है और दूसरा होता है ब्रिटिश टन। एक अमेरिकन टन होता है, दूसरा होता है ब्रिटिश टन। तो 1 अमेरिकन टन की जो वैल्यू होती है वो 97 केजी होता है और 1 ब्रिटिश टन की जो वैल्यू होती है वो 1000 केजी होता है। तो जो इंडिया में जो हम लोग फॉलो करते हैं वो अमेरिकन टन को फॉलो करते हैं। तो अमेरिकन टन में जो 1 अमेरिकन टन की जो वैल्यू होगी एक टन की, वो क्या होगा 1000 केजी नहीं होगी, 97 केजी होगी। ब्रिटिश टन में 1000 केजी होती है। जब ब्रिटिश टन को कैलकुलेट कर रहे थे तब हमारा जो 1 TR की वैल्यू आ रही है ब्रिटिश टन को लेंगे 3.7 किलोवाट आ रही है। मगर जब अमेरिकन टन की वैल्यू रख के यानी कि 1 टन की करस्पॉन्डिंग 97 केजी रखेंगे तो 3.5 किलोवाट है। यानी कि अगर हम 1 TR निकालें, अमेरिकन टन को हम फॉलो करते हैं इंडियन में, तो मास में क्या रखेंगे 97 केजी रखेंगे, क्योंकि 1 टन जो होता है 97 केजी की इक्वलेंट है अमेरिकन टन में। तो ये केजी इंटू जो लेटेंट हीट वाटर है कितनी होगी 334 किलोजूल पर सेकंड अपॉन 24 आवर तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 24 इंटू 3600। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 3.5 किलोवाट और इसी को बोलते हैं 210 किलोजूल पर मिनट। यानी कि जो 1 TR की जो वैल्यू आएगी वो 3.5 किलोवाट आती है और 210 किलोजूल पर मिनट आएगी। तो ये वैल्यू क्या करना हमको याद रखना है। तो 1 अमेरिकन टन की करस्पॉन्डिंग 97 केजी रखेंगे तो 1 TR की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.5 किलोवाट, जो हम फॉलो करते हैं अमेरिकन टन को, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे हमको आती है 3.7 किलोवाट। तो ये वैल्यू हमको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बताता क्या है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये बताता है कि अगर हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये बताता है, मान लीजिए हमारा सिस्टम जिसका जो टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है 21 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम से जो 1 TR की वैल्यू है 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो पर सेकंड अगर हम
3.5 किलो जूल हमको रिमूव करना पड़ेगा एक टेम्परेचर। मतलब कि पर सेकंड जब 3.5 किलो जूल एक सेकंड में रिमूव कर रहे हैं तभी हमारा टेम्परेचर जो होगा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी लो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे एक टन के। इसी तरह अगर 2 टन मतलब 2 टन की एसी तो 2 into 3.5 करेंगे तो कितना आएगा 7 किलो जूल पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड हमको 7 किलो जूल हीट रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम से, तभी अपने सिस्टम का टेम्परेचर है लो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। ये सिग्निफिकेंस है। यानी कि इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स क्या करता है, हीट ट्रांसफर रेट करता है। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर रेट, कितना हीट हमको रिमूव करना है। अब आती है एक चीज़ और बात की है, जो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब जब लो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो उन्हें कोई वर्किंग फ्लूइड होगा जो सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी सिस्टम का टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो जो वर्किंग फ्लूइड जो होता है जो सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेंटेन करे, उसको बोलता है रेफ्रिजरेंट। तो refrigerant are the substance which are used to absorb the heat from the circular space of the system in order to maintain the low temperature in comparison to surrounding। यानी कि रेफ्रिजरेंट वो सब्सटेंस होता है जो सिस्टम से स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी सिस्टम का टेम्परेचर लो मेंटेन हो पाएगा। एक तो यही वीडियो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, डीबीटी क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट।